हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 11 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 68 टॉपिक हम प्रीवियस 10 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के बारे में। देन हम देखेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड्स के बारे में, एक स्कीम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक रिपोर्ट देखेंगे बायो एनर्जी फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरकमिंग बैरियर रिपोर्ट, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम 11 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी कि बिमस्टेक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कार टी सेल थेरेपी के बेनिफिट्स के बारे में है, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट एक बार ज़रूरत पड़ती है। सेकंड में कहा गया है कि जो इसका ट्रीटमेंट टाइम है शॉर्ट है। थर्ड में कहा गया है कि इसमें रैपिड रिकवरी होती है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इसमें पेशेंट को केवल एक बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कीमोथेरेपी की तरह इसमें बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बारे में अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं। जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई का, इसने कार टी सेल ट्रीटमेंट को परफॉर्म किया। जो कार टी सेल थेरेपी है वो डेवलप की गई है बाय द IIT बॉम्बे बायो साइंस एंड बायो एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसको जो फंड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेशनल बिराक बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किया गया है। जो बिराक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो रिसर्च होती हैं उनको प्रमोट करने का काम करती है। इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लें कार टी सेल थेरेपी के लिए, जो कार टी सेल थेरेपी है ये यूज होती है फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड मैलिग्नेसिस के लिए। साथ ही साथ इस पर रिसर्च चल रहे हैं अदर टाइप के कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी। जो केमिकल एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है ये प्रूव हो सकती है गेम चेंजर फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, पर्टिकुलरली फॉर दोज पेशेंट्स जिनको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है। अभी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जो इसकी जो थेरेपी के लिए पेशेंट को फ़ौरन जाना पड़ता है, जिसके लिए पर पेशेंट कॉस्ट आती है 3 to 4 करोड़ आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको इंडिजिनियसली डेवलप कर लिया गया तो उसकी कॉस्ट पेशेंट को इतनी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद देख लेते हैं टी सेल थेरेपी के बारे में। टी सेल थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिसके अंतर्गत जो टी सेल होती है हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है इन द लैब फॉर अटैक द कैंसर सेल्स। इन अदर वर्ड में टी सेल्स को इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है, जिसमें एबिलिटी होती है ओन इम्यून सिस्टम सेल्स को रिच करने की, जिससे वे फाइट कर सके कैंसर से। ये 2 टाइप के होते हैं, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स थेरेपी एंड जो सेकंड होता है कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अब ये देख लेते हैं कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है। फर्स्ट क्या करते हैं, जो टी सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लड से, और फिर इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे फाइंड आउट रिकॉग्नाइज किया जा सके ट्यूमर सेल्स के प्रोटीन को। बाद में क्या करते हैं, कार टी सेल्स को ग्रो किया जाता है इन द लार्ज नंबर इन द लैब, और फिर इसको इन्फ्यूज कर दिया जाता है पेशेंट के अंदर, और फिर जो कार टी सेल्स होता है ये बाइंड कर लेता है कैंसर सेल्स के साथ और उनको किल कर देता है। इसके बाद हम टी सेल्स के बारे में देख लेते हैं। टी सेल्स क्या होते हैं। देखिए हमारा जो ब्लड होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, सेकेंड RBC जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, और थर्ड है WBC जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। जो टी सेल्स होता है जिसको टी लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का टाइप होता है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इम्यून सिस्टम। जो टी सेल्स है जो हमारे अंदर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनमें से एक है, और अदर की बात कर ले तो उसका नाम है बी सेल्स। जो बी सेल्स होते हैं वे डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिसिटी फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स फॉर द कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन आता है इन द बॉडी। जो टी सेल्स को क्लासिफाइड किया जाता है 2 टाइप में, एक फर्स्ट होता है हेल्पर टी सेल्स एंड सेकेंड होता है किलर टी सेल्स। जो हेल्पर टी सेल्स होता है स्टिमुलेट करता है किसको, बी सेल्स को,
जो कि प्रोड्यूस करती हैं क्या, एंटीबॉडी, जो कि सहायता करती हैं किसकी, किलर टी सेल्स की। जो किलर टी सेल्स होता है किल करता है सेल्स जो कि बॉडी के अंतर्गत किसी भी तरीके का इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जो टी सेल्स जो यूज़ करता है साइटोकिन्स को एज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स भी, जिसमें वह सेंड करता है केमिकल इंस्ट्रक्शन टू रेस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जिसके कारण वह रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली करने लगता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करने लगता है। इसके बाद कार टी सेल थेरेपी के बारे में डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है उसके ब्लड से रिमूव किया जाता है ब्लड फॉर पेशेंट टू गेट किसके लिए, टी सेल्स के लिए। फिर टी सेल्स को इसमें रिसेप्टर टी सेल बनाए जाते हैं। फिर रिसेप्टर टी सेल्स को इन जो कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स होते हैं उनको लैब के अंतर्गत मिलियन ऑफ कार टी सेल्स को ग्रो होने दिया जाता है। और फिर जो ग्रो हो जाते हैं मल्टीपल, तो इनको इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है पेशेंट के अंतर्गत। और जो पेशेंट के अंतर्गत जो कार टी सेल होते हैं वो जो फॉरेन जो इन्वेडर्स हैं, एंटीजन्स हैं, उनको किल करने का काम करते हैं इन द कैंसर सेल्स। तो इस तरीके से कार टी सेल थेरेपी के बारे में हमने देखा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड के बारे में। इसके बारे में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको होस्ट किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक और इसका जो टेक्निकल सपोर्ट किया गया है बाय द WHO। ये प्रोवाइड कराता है लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग टू द स्ट्रेंथन PPR के लिए। PPR का मतलब पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी इन आ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है वह करेक्ट है। इसको होस्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक और टेक्निकल सपोर्ट इसका किया जा रहा है बाय द WHO। और सेकंड स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है, फॉर द लो एंड मिडिल कंट्रीज की फाइनेंसिंग के लिए ये इंटरमीडिएट फंड है। तो इसमें देख लेते हैं जो इसका आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 and 2। जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो फंड है ये पेंडेमिक PPR के लिए, पेंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के लिए इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेशनली। ये फाइनेंशियल कमिटमेंट है फॉर आ मल्टीपल कंट्रीज़ का, जिसमें इंडिया भी शामिल है। यह होस्ट किया जा रहा है बाय द वर्ल्ड बैंक और विद द टेक्निकल सपोर्ट इसके अंतर्गत है WHO का। ये प्रोवाइड कराएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू द स्ट्रेंथन PPR पेंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के लिए कैपेबिलिटीज़ इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंतर्गत, जो कि क्रिटिकल गैप्स हैं उनके अंतर्गत नेशनली, रीजनली एंड ग्लोबल लेवल पर उन गैप को फिल करने के लिए। ये स्ट्रेंथन करेगा PPR कैपेसिटी को इन सच आ एरिया जहाँ पर जूनोटिक डिसीज सर्विलेंस की ज़रूरत है, लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, साथ ही साथ क्रिटिकल हेल्थ वर्कफोर्स कैपेसिटी की ज़रूरत है। तो ये हमने देखा फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड के बारे में। देन देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि फोकस करती है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर्स इन द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान। सेकंड में कहा गया है कि इसका एम है टू एडॉप्ट द क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच एंड क्रिएट अ फिशरीज क्लस्टर थ्रू अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस के साथ। ये टारगेट करता है इंक्रीज द फिशरी एक्सपोर्ट अर्निंग टू द 1 लाख करोड़, कब तक, 2024-25 तक। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा D। चलिए जान लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है एक फ्लैगशिप स्कीम है जो फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी सेक्टर्स के लिए इन अ कंट्री, और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसका पार्ट है। इसका जो उद्देश्य है वह है एडॉप्ट अ क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच, जिससे कि फिशरीज क्लस्टर्स को क्रिएट किया जा सके बाय द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ। ये स्पेशली फोकस करती है फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी के लिए। साथ ही साथ ये क्रिटिकल गैप्स हैं जिसमें फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वैल्यू चेन, ट्रेसिबिलिटी,
इस्टेब्लिशिंग अ रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत उस गैप को फिल करने के लिए। साथ ही साथ ये कंसोलिडेट करती है अचीवमेंट ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन के साथ। इसके अलावा जो इंटरवेंशन जो भी फिशरीज से संबंधित हो सकते हैं उसमें इंश्योरेंस हो सकता है, न्यू अपग्रेड जनरेशन फिशिंग वेसल्स जो बोट्स के लिए, इंटीग्रेशन एक्वा पार्क्स के लिए, ई ट्रेडिंग या मार्केट से उसको कंसोलिडेट करने का ये प्रयास करेगी। इसके अलावा इसके टारगेट्स के बारे में हम बात कर लें तो ये फिश प्रोडक्शन का इसका जो टारगेट है वह एडिशनल 70 लाख टन को इंट्रोड्यूस करना है। एंड जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो कितनी करना है, 1 लाख करोड़ तक ले जाना है। कब तक, 24-25 तक। साथ ही साथ जो डबल करना है इनकम फॉर फिशर्स एंड फिश फार्मर्स की। जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हो जाते हैं, जो कि अभी हमारे यहाँ कितने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं 20-25%, उसको रिड्यूस करना है कितना, 10% तक। जनरेट करना है एडिशनल 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फिशरीज सेक्टर्स एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। इसके बजट एंड टाइम पीरियड्स के बारे में जान लें तो ये इसका जो एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट था 20,050 करोड़ था फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 से 24-25 तक इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। जो इन्वेस्टमेंट है हाईएस्ट है इन द फिशरीज सेक्टर्स। अभी तक इस तरीके का इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया गया था। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लें तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज एन अम्ब्रेला स्कीम विद 2 सेपरेट कंपोनेंट्स हैं इसमें। जो इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो बॉर्न की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में। और जो इसकी जो ऑल सब कंपोनेंट्स एंड एक्टिविटीज़ होंगी वह स्टेट के द्वारा इसको बियर किया जाएगा, इसलिए ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में देखी जाएगी। तो इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत देखेंगे तो ऑल जो सब कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम्स के एंड एक्टिविटीज़ हैं वो स्टेट के द्वारा उनकी कॉस्ट बियर की जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है बायो एनर्जी फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरकमिंग बैरियर रिपोर्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इरीना, वर्ल्ड बायो एनर्जी एसोसिएशन। तो इसमें देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है वह इरीना के द्वारा इसको रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरीना ने अभी रिपोर्ट रिलीज़ की है बायो एनर्जी फॉर द एनर्जी ट्रांजिशन इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड ओवरकमिंग बैरियर रिपोर्ट। ये इसका जो उद्देश्य है प्रोवाइड कराना स्टेटस फॉर सस्टेनेबल बायो एनर्जी डेवलपमेंट के बारे में। बायो एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। जो बायो एनर्जी है एक फॉर्म होती है रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में, जिसमें हम जब बर्न करते हैं बायोमास फ्यूल को, जैसे कि एग्जांपल देखें बायोफ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बायो एनर्जी करेंटली अकाउंट करती है 2/3 ऑफ ऑल रिन्यूएबल एनर्जी कंजप्शन वर्ल्ड वाइड। इसके अगर बेनिफिट्स देखें तो मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ बायो एनर्जी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल यूज, एंड ये एक मेजर रोल प्ले कर सकता है फॉर एनर्जी ट्रांजिशन स्पेशली इन अ सेक्टर विथ लिमिटेड रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स। इसके अलावा इसके बारे में इशू से संबंधित देख लेते हैं। बायो एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कर सकती है एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसके हो सकते हैं, जैसे कि आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड इनसिक्योरिटी एंड डिफॉरेस्टेशन जैसे इशू इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें तो कंट्री को अपनी लोकल कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इसको टेलर करना चाहिए इस फ्यूल को। साथ ही साथ जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो अर्जेंटली इसके लिए रिक्वायर्ड हैं फॉर द ओवरकम द बैरियर्स पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एंड सप्लाई चेन रिलेटेड बैरियर्स के लिए। साथ ही साथ क्रॉस सेक्टर कोऑर्डिनेशन भी बायो एनर्जी के साथ होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए बायो एनर्जी पॉलिसी मेकिंग विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ। ये था बायो रिपोर्ट के बारे में। इरीना के बारे में, इरीना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में। ये फॉर्म्ड हुई थी 2009 में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करता है किसे, कंट्री को फॉर देयर ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए। इसमें अभी जो कंट्री हैं वह 168 कंट्री हैं
इसके अलावा जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, बोन जर्मनी के अंतर्गत, बोन जर्मनी में। ये था इस रिपोर्ट के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंतर्गत। ये टर्म लेवेंट ऑफन हियर्ड इन अ न्यूज़, जो कि करस्पॉन्ड करती है किस रीजन को ये डिपिक्ट करती है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स, रीजन अलोंग विद द नॉर्थ अफ्रीकन सोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो लेवेंट का जो ओरिजिनली जो मीन है वह है द ईस्ट और मेडिटेरियन लैंड, जो कि ईस्ट ऑफ द इटली में है। ये बोरोड किया गया था फ्रेंच लेवेंट राइजिंग से। ये रेफर करता है यहाँ से कि सन का राइज होता है, यानी कि सन इन द ईस्ट और अ पॉइंट वेयर द सन राइजेज। हिस्टोरिकली ये रीजन था वो ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स के पास था। रफली करस्पॉन्ड करता है ये मॉडर्न डे के, जैसे कि हम देख लेते हैं इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और सर्टेन अदर एडजेसेंट एरिया। तो जो ईस्टर्न जो मेडिटेरियन सी वाला जो पार्ट है उसको लेवेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें ये कंट्रियाँ शामिल हैं इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया एंड अदर एडजेसेंट एरिया। तो ये था 11 कंट्रीज़ के बारे में। देख लेते हैं अदर क्वेश्चन। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आज हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि बिमस्टेक के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है कि इसके जो मेंबर हैं लोकेटेड हैं बे ऑफ बंगाल्स के लिटोरल एंड एडजेसेंट एरिया में। ये इस्टेब्लिश किया गया था एज अ बिस्टेक इन 1997 बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ऑल सार्क कंट्री हैं इसके पार्ट हैं। इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें देख लेते हैं इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह करेक्ट है। इसकी जो बे ऑफ बंगाल की जो लिटोरल और एडजेसेंट एरिया हैं इसके पार्ट हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था बे ऑफ बंगाल ये बिस्ट एक के रूप में, जिसमें आपका बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड शामिल थे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के रूप में इन 1997। कहाँ पर, किस डिक्लेरेशन से, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। लेकिन जो ऑल जो सार्क कंट्री हैं वो इसकी मेंबर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। ये इसके जो मेंबर हैं लोकेट हैं बे ऑफ बंगाल लिटोरल एंड एडजेसेंट एरिया में। ये इस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के रूप में, जिसमें 1997 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड शामिल थे। इसको रीनेम कर दिया गया है बिमस्टेक के रूप में इन दिसंबर 1997 में, जब इसमें म्यांमार आकर जुड़ा। इसको रीनेम किया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो कि अभी इसका नाम है बिमस्टेक, जब इसमें 2004 में आके नेपाल एंड भूटान जुड़े। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात कर लें तो जो है इसका हेडक्वार्टर है वह ढाका बांग्लादेश में है। ये ब्रिज करता है बिटवीन 2 सब रीजन, कौन से, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन के बीच में। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव देख लें। ये इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसकी मेंबर कंट्री के बारे में बात कर लें तो इसमें बांग्लादेश है, दैन इसमें भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, म्यांमार है एंड थाईलैंड है। ये इसकी मेंबर कंट्री है। साथ ही साथ इसमें श्रीलंका भी शामिल है। ये इसकी मेंबर कंट्री है। ये देखा हमने बिमस्टेक के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।